तो हम शुरू करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि दो सॉल्यूशन है हमारे पास और दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक लाइन आप इसमें लिख सकते हो, द टू सॉल्यूशन हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, द टू सॉल्यूशन हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझने के लिए आप जैसे ये ध्यान रख सकते हो, मान लो एक इस तरह से बीकर है, इसमें मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी SPM, इस पे एक पिस्टन लगा दिया, इस पे एक लगा दिया, इस पे प्रेशर लगाया π1 और इस पे प्रेशर लगाया π2। दोनों सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर जब इक्वल होगा, समझने के लिए सिर्फ ये, तो वो हमारा क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। 12% सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड A इज आइसोटोनिक with 4% solution of urea. Calculate the molar mass. Calculate the molar mass of compound A. Calculate the molar mass of compound A. मतलब आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास एक क्वेश्चन है कि 12% सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड ए इज आइसोटोनिक विद 4% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलर मास आपको ए का निकालना है। देखो आइसोटोनिक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, ये आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब है आपके पास दो सॉल्यूशन है, उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। तो सबसे पहले मैंने सपोज किया ये कोई ए सॉल्यूशन है, कंपाउंड ए का सॉल्यूशन है, ए कितना परसेंट है, 12%, इसका मतलब ए का अमाउंट हो गया 12%, ध्यान देना। फिर में आया दूसरा सॉल्यूशन है, वो 4% यूरिया के सॉल्यूशन के इक्वल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब यहां मान लो 4% यूरिया है, ये दूसरा सॉल्यूशन है जिसका 4% यूरिया है। देखो क्या होता है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम सोल्यूट के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने कहा सोल्ट का 5% सॉल्यूशन, इसका मतलब है सोल्ट यहाँ पे 5% है, बाकी सोलवेंट है। मैं कह रहा हूं यहाँ पे यूरिया का 4% है, इसका मतलब यहाँ पर 4% यूरिया मिला हुआ है, बाकी जो बचा हुआ है 96 वो सोलवेंट है। यहाँ पर आपको बोला ए कंपाउंड है, वो 12% सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है 12% ए कंपाउंड है, बाकी का सोलवेंट है। तो यहां हमें पता लग गया ये दो बातें। एक बात ये है आइसोटोनिक है, अब आइसोटोनिक है इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा। मैं इसके लिए देखता हूं, देखो पाई ए लिख सकता हूं मैं इसको NV/RT, ये N/V RT होता है ना फॉर्मूला। एक बार बताओ, मोल ए का मोल तो ए लिख दूं मैं, और यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको WA/MA और अपॉन V। देखो कोई डाउट है क्या, यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने। WA क्या है, ए का अमाउंट, MA क्या है, ए का मोलर मास। तो क्या हमें ए का मोलर मास निकालना है, बिल्कुल मोलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ए, मतलब हमें MA निकालना है ये। दूसरे के लिए आओ, इसके लिए पाई यूरिया, यूरिया लिख दो, क्या होगा W यूरिया, यूरिया का वेट अपॉन M यूरिया, मतलब यूरिया का मोलर मास, और उधर क्या है RT/V। अब बात आती है क्या दोनों आइसोटोनिक है, बिल्कुल आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये दोनों प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूं पाई ए इक्वल पाई यूरिया, हो गया। अब पाई ए क्या है, WA/MA RT/V, और पाई यूरिया क्या है, W यूरिया अपॉन M यूरिया और फिर RT/V। R क्या है, कांस्टेंट है जो दोनों में सेम रहेगा। टेम्परेचर दोनों के लिए कांस्टेंट है क्योंकि एक ही वो उसकी बात कर रहा है, एक ही यहाँ पर टेम्परेचर कोई मेजरमेंट नहीं है। इसका मतलब जब आइसोटोनिक होती है ना चीजें, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब सेम होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम ही होगा।
वॉल्यूम भी दोनों का सेम होगा क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम भी क्या होता है, सेम होता है। जब भी तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो यहां पर ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एम ए निकालना है, तो क्या हो गया, डब्ल्यू ए क्या है 12%, ए का अमाउंट कितना है तो आपने मान लिया 12 है। एम ए आपको निकालना है। डब्ल्यू यूरिया क्या है 4% यूरिया, तो 4 ग्राम मालूम है, इसको परसेंट को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो ये। और यूरिया का फॉर्मूला NH2 C डबल बॉन्ड और NH2, मतलब 2 तो N है, इसका मतलब 2 × 14, 2 N हो गए ना। 4 हाइड्रोजन है, 4 मतलब 4 × 1 प्लस 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 16 प्लस 1 ये है, तो हमारे पास टोटल है ये 16, तो यहां आ गया 16। तो अब आप देख लो एम ए को उधर भेज दो, इन दोनों को उधर भेज दो, मतलब हमारे पास जो आएगी वैल्यू आएगी एम ए इक्वल 12 × 60/4, तो हमारे पास आ गया 12 से कट हुआ 3 बार तो 3 × 180 ग्राम। तो हमारे पास का आंसर आ गया जो ए का मोलर मास था वो आ गया 180। देखो क्वेश्चन 1, 0.1 m solution of K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, मतलब ये है at 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 46% डिसोसिएट बोल दो, आयनाइज्ड बोल दो। तो आपको कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाई कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप आंसर में देखोगे कि पाई क्या होता है, तो आप बोलोगे पाई बराबर NV/RT, यही बोलते हैं हम। लेकिन मैं एक बात ध्यान देना, एक वान-टाफ फैक्टर था। वान-टाफ जो फैक्टर था वो ये कहता है कि अगर सॉल्यूशन किसी आयनिक कंपाउंड का है, मतलब सॉल्यूशन में सोल्यूट वैसा है जो डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है, तो हमें आयोटा वान-टाफ का यूज करना है। तो यहां मैं वान-टाफ का यूज करूंगा। पिछले वाले एग्जांपल में यूरिया था, यूरिया का डिसोसिएशन भी नहीं होता और एसोसिएशन भी नहीं होता लिक्विड में, इसलिए हमने क्या करा, उसमें आयोटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाया था, सिर्फ मैंने ये लगाया था, आयोटा यहां नहीं लगाया था। और जो ए कंपाउंड था पिछले क्वेश्चन में, उसमें भी पता नहीं था कि डिसोसिएशन है या एसोसिएशन। यहां लेकिन आपको पहले तो देखो ये दे दिया और दूसरा ये दे दिया कि डिसोसिएट दे दिया ना, इसका मतलब है आयोटा का यूज होगा। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज दे रखी है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप पढ़ो 0.1 m, m का मतलब है मोलरिटी। मोलरिटी कंसंट्रेशन का एक टाइप है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कंसंट्रेशन है m, कितनी है 0.1 m, पहली बात। दूसरी बात टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर है 270 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो फॉर्मूला जब हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हमेशा केल्विन में करते हैं, इसलिए 27 यानी कि 27 डिग्री को हम केल्विन में बदलने के लिए 273 इसमें ऐड कर देंगे। तो यहां मैं लिख दूंगा ऐड 273, इसका मतलब 300 केल्विन हमारे पास आ गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या है 46% आयनाइज्ड, मतलब कोई एक कंपाउंड था वो Na बना दिया, तो यहां पर 1 था, ये 0 था, पढ़ा था ना अपन ने। यहां पर अल्फा, तो अल्फा क्या है 46%। तो एक बार बताओ, एक का 46% देखो, यहां पर 100 नहीं है, यहां पे एक है 1, तो 1 का 46% क्या होगा अपॉन 100, या फिर कर दो 0.46। क्लियर होना है। मैंने यहाँ पे 46 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपने यहाँ एक माना था, एक माना, इसलिए हमने एक का 46% क्या होता है 0.46 ही तो का अपॉन 100 कर दो। अगर यहाँ 100 होता तो मैं 46 लिख देता। क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ भी बने हमारे पास, मेन हमसे इससे मतलब है। तो हमारे पास जो अल्फा, ये अल्फा ही लिखा था मैंने, देखो अल्फा ही लिखते हैं अपन, तो अल्फा हमारे पास कितना आ गया 0.46। जो अल्फा है डिसोसिएट का अमाउंट वो हमारे पास आ गया 0.46, क्योंकि क्वेश्चन में हमको 46% आयनाइज्ड बोला है। अब बात आगे करते हैं। तो हमें कुछ बातें पता लग गई। एक बात हो रहा है कि R क्या है, T तो पता लग गया, तो आप लिख सकते हो पाई बराबर ICRT, C पता लग गया, R T का भी पता लग गया R। देखो R की वैल्यू जब प्रेशर होता है ना, प्रेशर
क्या ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल है। तो जब प्रेशर होता है तो हम रखते हैं 0.082 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये हम जब रखते हैं एटीएम प्रेशर की यूनिट है जब हमें प्रेशर के बारे में आइडेंटिफाई किया हो, वरना हम आर की वैल्यू क्या रखते हैं 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जो केमिकल काइनेटिक्स था उसमें प्रेशर की कहीं बात नहीं थी, कंसंट्रेशन इनकी बात थी, इसलिए हम ये रखेंगे। लेकिन जैसे ही प्रेशर अप्लाई हो जाए तो हम वैल्यू को ये रखेंगे। ये किसके लिए है, प्रेशर के लिए, ध्यान रखना। तो यहां ऑस्मोटिक प्रेशर है इसलिए आर की वैल्यू हम ये रखेंगे। तो अब हमारे पास पाई निकालने के लिए आयोटा सी क्या है, सी है 0.1, आर क्या है 0.0821, मल्टीप्लाई टी क्या है 300। हमारे पास ये हो गया। तो अब हमें सिर्फ आयोटा निकालना है और हमारा काम हो जाएगा। तो अब आप बताओ, इसके लिए आयोटा मैंने निकलवाया था, डिसोसिएशन के लिए आयोटा हमने पिछले क्लास में ही निकलाया था, तो आप इजीली इसे बता सकते हो। जिसमें मैं बताया था ना आपको आयोटा, तो आप इजीली इस आयोटा की वैल्यू को इसमें रख। तो या तो आप आयोटा की वैल्यू है उसको आप इस फॉर्मूले से वापस निकाल लो, वही 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, और फिर इनको ऐड कर दो तो वैल्यू आएगी एल्फा इक्वल, यहां लिखता हूं मैं थोड़ा सा, एल्फा इक्वल आयोटा -1 अपॉन एन -1। आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, पिछली क्लास में ही बताया था कि हमारे पास एल्फा की वैल्यू जो डिसोसिएशन अमाउंट है वो ये है। एल्फा आपको दे रखा है 0.46, मतलब आपको दे रखा है आयोटा निकालना, आपको क्या निकालना आयोटा। तो आप इसको तो ले जाओ, एल्फा ब्रैकेट 1 माइनस एन इक्वल आयोटा -1, ठीक है ना। 1 को भी उधर ले जाओ तो क्या आ गया +1, क्लियर है ना। तो हमारे पास आयोटा क्या आ गया, देखो आयोटा 1 प्लस एल्फा कितना है 0.46, ये तो है। ब्रैकेट एन देखना आपको, एन क्या है, देखो एन क्या है, जब आप K4FeCN6 को ब्रेक करोगे, जब आप K4FeCN6 जो सोल्यूट है यहां पे उसको आप ब्रेक करो, K4FeCN6, ये लार्ज ब्रैकेट है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समझाया है। अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो 2K++2 नहीं सॉरी 4 है ना यहाँ पे देखो, फिर FeCN6 -4। यहां पर अगर आप इनके आयन देखते हो कितने हैं, 4 तो ये और एक ये 5 है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 5। तो यहां पर n क्या रखोगे 5 -1, मतलब हमारे पास आएगा 1 प्लस 0.46 मल्टीप्लाई 4 हो गया ना। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 16 18 ये +1, तो हमारे पास जो वैल्यू आई आयोटा की वो कितनी आई 2.84। तो यहां रख देंगे पाई इक्वल 2.84 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 300। अगर आप सबकी यूनिट को कैंसिल करते हो तो आपके पास यूनिट क्या आएगी, इसकी एटीएम ही आएगी। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा न्यूमेरिकल। इसका जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 6.98, इसका जो आंसर है वो है 6.98 एटीएम। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कैलकुलेट कर दिया है इसका। देखो कई बार ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन कि समझना, इसको समझने के लिए सिर्फ आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया, मान लो 0.1 एम का सॉल्यूशन दे दिया मान लो, और आपसे कहा कि आपको सोल्यूट 0.1 एम का सॉल्यूशन है जिसमें AlCl3 यूरिया NaCl और MgCl2 के सॉल्यूशन है। ये आपको सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इसमें आपसे कहा कि इसमें आपको ऑर्डर बताना है, एक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप देखो, एक बार बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप देखोगे यहां पे del TB इक्वल KB मल्टीप्लाई मोलरिटी
यहां पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है, मतलब यहां सब कुछ सेम है, केबी भी सॉल्यूशन के लिए सेम हो गया। इसका मतलब हमें यहां पर क्या आयनिक सोल्यूट है, क्या बिल्कुल आयनिक सोल्यूट है। इसका मतलब यहां मैं आयोटा लगाऊंगा। तो इस टीबी की वैल्यू किस पे डिपेंड करी, आयोटा पे, बस ये ध्यान रखना। इस टीबी की वैल्यू डिपेंड कर रही है आयोटा पर, जिसका आयोटा ज्यादा होगा उसका डेल टीबी ज्यादा होगा। डेल टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान देना। तो अगर आप इसको ब्रेक करो, किसको, AlCl3 को, तो Al+3 और 3Cl-, मतलब कितने आयन है, 1 और 3 4। अगर आप यूरिया को ब्रेक करो, यूरिया को कोई ब्रेक नहीं होगा, मतलब यहां पर एक ही है। NaCl को ब्रेक करो, आपके पास आएगा Na+ और Cl-, मतलब 2 आयन। और MgCl2 को भी ब्रेक करके देखो, Mg+2 और Cl-2, कितने आयन है, 2 और 1 3। तो सबसे ज्यादा आयोटा इसका है, 4 है ना, तो इसका मतलब है डेल टीबी भी सबसे ज्यादा इसका होगा। तो अगर मैं कहूं डेल टीबी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा होगा AlCl3 का, तो सबसे आयोटा है ना, उसके बाद MgCl2 का, उसके बाद NaCl का, और लास्ट में यूरिया का। लेकिन अब प्रश्न आता है कि यहां पर तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो आप बताओ डेल टीबी क्या होता है। ये तो होता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो मुझे बताओ ये अगर बढ़ता है तो मतलब ये भी बढ़ा हुआ है, देखो ये इधर है ना, ये अगर इंक्रीज होगा इसका मतलब ये ज्यादा था तभी तो ये ज्यादा था। डेल टीबी ज्यादा कब होगा, जब हमारा टीबी ज्यादा होगा। इसका मतलब है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी यही ऑर्डर होगा, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर होगा, नोट कर लो।